हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं और एक क्रमबद्ध तरीके से तैयारी करते हुए हमने जो नया सिलेबस के नए नए टॉपिक्स जोड़े गए थे उनको एक सीरीज के रूप में पढ़कर क्रम से पढ़कर समाप्त किया। अब हम जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि मध्य प्रदेश है, आप सब जानते हैं कि हमारे सिलेबस में लगभग 50%, 55% तक मध्य प्रदेश पूछा जाएगा। हम एक सीरीज के रूप में एक याद करने की सीरीज बनाकर इसे रोज रोज 2-3-4 वीडियो के माध्यम से याद कर रहे हैं। हो सकता है कि बिना नोटिफिकेशन के आपको वीडियोस आ जाएं, क्योंकि यूट्यूब पर 1 या 2 वीडियो तक ही नोटिफिकेशन आते हैं, बाकी की वीडियोस बिना नोटिफिकेशन के मिल सकते हैं। तो आप बार बार इसको देखते रहिएगा कि कौन सा वीडियो हमने आपको अपलोड करके भेजा है। चलिए, आज हम इस वीडियो में याद करने की सीरीज में एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के रंगकर्मी या नाट्यकर्मी। मध्य प्रदेश के रंगकर्मी और नाट्यकर्मी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आजकल इससे प्रश्न बनने लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सबसे लोगों को सिलेबस खूब अच्छे से याद है, इस पर अब मैं बातें नहीं करूंगा। हम बात करते हैं कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख रंगकर्मी और नाट्यकर्मी, ये रंगकर्मी या नाट्यकर्मी होता क्या है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ सिनेमा जो है वह समाज के दर्पण के रूप में मनोरंजन का सबसे प्रमुख साधन है। सिनेमा या सिनेमा के समान, सिनेमा के जैसे जो अन्य साधन है, सिनेमा के जैसे अन्य साधन कौन कौन से हैं, जैसे हम मूवीज देख लेते हैं सिनेमा के, वेब सीरीज अब चलने लगी हैं, वेब सीरीज के अलावा घर में सीरियल देखे जाते हैं, सीरियल देखे जाते हैं, नाटक देखे जाते हैं। पहले नुक्कड़ पर होते थे नाटक, अब मूवीज और जो टीवी है उनके माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से हमारे सामने प्रकट होते हैं। इसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको नाट्यकर्मी कहा जाता है या रंगकर्मी कहा जाता है, याद रखिएगा। नाट्यकर्मी कौन होते हैं? जो नाटक में भाग लेते हैं वे नाट्यकर्मी होते हैं, क्योंकि सिनेमा एक नाटक है, वो एक नाटक के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट हो रहा है। तो मध्य प्रदेश के जो भी नाट्यकर्मी हैं उन पर हम फोकस करने वाले हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण लोगों पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पहला नाम जो याद रखना है वो है हबीब तनवीर का। क्या नाम है? हबीब तनवीर। आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा हबीब तनवीर का। हबीब तनवीर का जन्म 1923 में छत्तीसगढ़ रायपुर में हुआ था। कहां हुआ था? छत्तीसगढ़ रायपुर में। खैर, ऐसी बातें याद नहीं रखनी, प्रश्न दूसरी लाइन से बनेगा यहां से। करियर के आरंभिक दिनों में हबीब तनवीर ने तखल्लुज नामक एक कविता या नाम से कविताएं लिखना शुरू किया था। आपको याद रखना है, तकल्लुज नाम से कविताएं कौन लिखता था? तकल्लुज नाम से कविताएं मध्य प्रदेश के प्रमुख नाट्यकर्मी कौन लिखते थे? तकल्लुज के नाम से हबीब तनवीर। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हबीब भारत के प्रसिद्ध पटकथा लेखक, नाट्यकर्मी, कवि और अभिनेता रहे हैं। चारों भूमिकाएं इन्होंने निभाई है। 1945 में रेडियो मुंबई गए और वहां ऑल इंडिया रेडियो में बतौर प्रोड्यूसर के नौकरी करने लगे। शुरुआत में इन्होंने 1945 में एक मध्य प्रदेश का व्यक्ति जो कि ऑल इंडिया रेडियो का संपादन करता है, पूरे भारत को अपनी आवाज सुनाता है, वो है हबीब तनवीर। चलिए आगे बात करते हैं। आपके इनके बारे में कुछ विशेष फैक्ट याद रखने हैं। साहित्यकारों की संस्था पीडब्ल्यूए के भी ये सदस्य रहे। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन में अभिनायकत्व के तौर पर काम किया। 1954 में वे दिल्ली गए और हिंदुस्तान थिएटर से जुड़ गए। हिंदुस्तान थिएटर के साथ इन्होंने बहुत सारा काम किया। लेकिन प्रश्न यहां से नहीं आएगा, या तो तकल्लुज से प्रश्न आएगा। तकल्लुज नाम से ये कविताएं लिखते थे और उन्होंने जो मुख्य नाटक लिखे उनमें 4 बहुत ज्यादा फेमस नाटक हैं। हमें चारों के नाम याद रखने हैं। पहला है मिट्टी की गाड़ी, आगरा बाजार, चरणदास चोर और शतरंज के मोहरे। ये 4 नाटक मैं आपको वैसे ही नहीं बताऊंगा, मैं आपको कोड बनाकर याद करा रहा हूं। तो आप बस एक कोड याद कर लीजिए कि हबीब तनवीर जो है वो किससे? मिट्टी की गाड़ी से। मिट्टी की गाड़ी से क्या कर रहे थे? हबीब तनवीर मिट्टी की गाड़ी से आगरा जा रहे थे। कहां जा रहे थे? आगरा जा रहे थे। अब चरणदास जो है,
चरणदास चोर ने इनके शतरंज के मोहरे चुरा लिए, शतरंज के मोहरे चुरा लिए। तो अब आपको ये 4 नाटक जो महत्वपूर्ण है, और भी है 1-2 नाटक लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूं। हबीब तनवीर ने 4 प्रमुख नाटक लिखे, वो आपको याद रखने हैं। हबीब तनवीर के चारों नाटक कौन से हैं? पहला है मिट्टी की गाड़ी से आगरा जा रहे थे, चरणदास चोर ने उनके शतरंज के मोहरे चुरा लिए। याद कर लो इसको, अभी के अभी याद कर लो, और बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, एग्जाम सर पर है, सबको जो पढ़ना है वो बिल्कुल याद ही करना है। ऐसा मत सोचना कि ये देख लिया फिर कल देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, नोट्स मिलेगा फिर पढ़ेंगे, ऐसा टाइम नहीं बचा है। हमें याद रखना है हबीब जो तनवीर हैं, हबीब तनवीर जो है वो मिट्टी की गाड़ी से आगरा जा रहे थे। कहां जा रहे थे? आगरा जा रहे थे। वह बीच में चरणदास चोर ने उनके शतरंज के मोहरे चुरा लिए। ये हमारा एक लाइन बन गया। पहला नाटक है इनका मिट्टी की गाड़ी, दूसरा है आगरा बाजार, कहां है? आगरा बाजार। तीसरा है चरणदास चोर और चौथा है शतरंज के मोहरे। तो ये 4 नाटक आपको हबीब तनवीर के याद कर लेने हैं। उम्मीद है मेरे स्टूडेंट जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको सब कुछ याद हो रहा होगा। मैं इसी उम्मीद से आपको एक दिन में 2-4 वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, कहीं 3 कहीं 4 वीडियो हम प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपको याद हो सके, जल्दी से हम इसे खत्म कर सके। हबीब तनवीर जो है इनकी और खासियत पाते हैं। हबीब तनवीर ने भोपाल में न्यू थिएटर नाम की एक संस्था की स्थापना की थी। अब ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 1959 तो नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा गया कि न्यू थिएटर नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? हबीब तनवीर ने की थी। किसने की थी? हबीब तनवीर ने। याद रखिएगा 1972 से भोपाल से ये राज्यसभा के सदस्य रहे, 72 से 78 तक। याद रखिएगा संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इनको 1963 में, पद्मश्री इनको 1983 में, ये पॉइंट याद रखिएगा। संगीत नाटक एकेडमी 1996 में, पद्म भूषण। अब देखो इतने सारे अवार्ड्स थे, याद नहीं करने हैं, लेकिन पद्म भूषण याद करना है। पद्म भूषण इनको कब मिला? 2 में मिला, 2002। कैसे याद रखोगे? 2 नाम से मिलकर बना है, हबीब है और तनवीर है, तो 2 शब्द हैं, 1 और ये 2, तो 2002 में इनको पद्म भूषण मिला। मध्य प्रदेश शिखर सम्मान इनको 1984 में मिला और 8 जून को इनका भोपाल में निधन हो गया। आपको हबीब तनवीर बहुत अच्छे से याद रखने हैं, एक ऐसा पॉइंट ना हो जो आप इसके बारे में भूल जाएं। हबीब तनवीर महत्वपूर्ण नाट्यकर्मी रहे हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश का ऐसा नाट्यकर्मी जो पूरे भारत में मध्य प्रदेश की छवि बना दे, वो है हबीब तनवीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले व्यक्ति भी बहुत जानदार शानदार है। नीमच में पैदा हुए बाबा डीके। कौन है? बाबा डीके। याद कैसे करोगे कि बाबा डीके? देखो बाबा डीके जो है, बाबा बहुत टू मच है। कैसे हैं? बाबा टू मच है। याद रख लोगे ना, बाबा कैसे हैं? टू मच है। तो बाबा टू मच है, तो बाबा कहां के हैं? नीमच टू मच। याद हो जाएगा, तो नीमच टू मच है। बाबा डीके जो है वो टू मच है, नीमच है। 1913 में इनका जन्म नीमच में हुआ। बाबा डीके अकाल तांडव नाम का, अब यहां से जैसे हबीब तनवीर में हमने एक वर्ड याद किया तखल्लुज, वैसे यहां याद करना अकाल तांडव से इन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत की। नाटक की रचना से अपनी प्रस्तुति देना शुरू किया और अपने संपूर्ण जीवन में लगभग 75 अलग अलग नाटकों में 200 बार उन्होंने अभिनय किया। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। याद रखना ये बाबा थे ना, तो बाबा तो हर चीज में भाग लेते हैं। तो बाबा ने बाबा के साथ मतलब बाबा डीके, और बाबा मतलब महात्मा गांधी, जो कि बाबा कहलाते थे उस समय। तो बाबा ने बाबा के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में भाग लिया था। याद रखिएगा, अब इससे याद रह जाएगा। बाबा डीके जो है उन्होंने इंदौर में नाट्य भारती नामक संस्था की स्थापना की थी। याद रखिएगा, इंदौर में नाट्य भारती नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? बाबा डीके ने की थी। इस नाट्य भारती नामक संस्था को भारत का लिटिल थिएटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिटिल थिएटर। याद रखिएगा, किस संस्था को लिटिल थिएटर के नाम से जाना जाता है?
तो जो नाट्य भारती नाम की संस्था है, मैं इस पर 3-4 स्टार लगा दूं तो स्टार शायद कम पड़ेंगे, मुझे 5-7 लगाने चाहिए। ये लिटी थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। इनके प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? मयूरी, बलराम का खेत, हमारा गांव, भूल भुलैया, पेबंद शाही, नूरजहां और मालविका अग्निमित्रक, ये इनके प्रमुख नाटक रहे हैं। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आपको नाटकों के नाम पढ़ा दूं और छोड़ दूं, मैं तो आपको याद कराऊंगा सीधे। कैसे याद करेंगे? आप इमेजिन करते जाइए जैसा मैं बोल रहा हूं। देखो, बाबा डीके के पास क्या है? बाबा डीके रहते हैं गांव में। कहां रहते हैं? गांव में। गांव में है इनके खेत। क्या है? खेत। खेत में आपको दिखा एक सुंदर सा मयूर। मयूर माने क्या? मोर। तो मयूर दिखता है खेत पे, आपको मयूर दिखता है क्योंकि शहरों में और बाकी स्थानों पर तो मयूर दिखने से, मोर दिखने से रहा राष्ट्रीय पक्षी मध्य प्रदेश भारत का। तो मयूर जो है वो बहुत सुंदर है। कैसा है मयूर? बहुत सुंदर है। अब मयूर जो है वो सुंदर है, यहां तक की बात। गांव में गए, गांव में हमें दिखा खेत, खेत में दिखा मयूर। मयूर कैसा है? सुंदर। तो ये 4 याद हो गए, मयूर याद हो गया, खेत याद हो गया, गांव याद हो गया और नूरजहां याद हो गया। नूरजहां नहीं, सुंदर जहां। ये नूरजहां सुंदर जहां एक ही बात है। सुंदर जहां, सुंदर जहां याद हो गया, बहुत सुंदर है वो। तो ये नूरजहां, सुंदर जहां याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जब खेत पे पहली बार गए तो खेत से घर आने का रास्ता भूल गए, तो भूल भुलैया बन जाएगा, भूल भुलैया। फिर गांव वालों ने कहा कि भाई चाय जहां नहीं घूमना चाहिए, यहाँ तो सांप काट लेता है, तो यहाँ बहुत पेबंद शाही है। कैसी है? पेबंद शाही। और वैसे ही भी गांव में बहुत सारी पाबंदियां लगी रहती है महिलाओं पर। महिलाओं को गांव से बाहर चाहे बिना घूंघट के निकलना नहीं होता है, ऐसे हंसी मजाक करना प्रतिबंधित, बहुत सारी चीजें प्रतिबंधित होती है। और आखिरी में याद रख लो मालविका अग्निमित्रक। अब देखो, मालविका अग्निमित्रक कालिदास की है, मुझे ये पता है। होशियार मत बनना कमेंट में कि मालविका अग्निमित्रक तो कालिदास की है। कालिदास ने मालविका अग्निमित्रक लिखी, उस पर टीका या उसका संशोधित रूप लिखा मालविका अग्निमित्रक का किसने? बाबा डीके ने। ये बात सुनने के बाद ही कमेंट करना, पहले कमेंट मत कर लेना। तुम लोगों की बहुत खराब आदत है, एक छोटी सी गलती दिखी नहीं कमेंट मार देते हो। तो ये याद रख लो, पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लो। पहले गांव दिखा, गांव में खेत दिखा, खेत में मयूर दिखा, मतलब मोर। मयूर बहुत शाहजहां, सुंदर जहां था, वो खेत से घर आने का रास्ता भूल गए उस सुंदर को देखकर, तो भूल भुलैया हो गया। गांव में बहुत पाबंदियां होती हैं। और मालविका अग्निमित्रक, ये सब किसके नाटक हैं? ये सब बाबा डीके के नाटक हैं। याद कैसे रहेगा कि बाबा डीके ही खेत पे गए थे? तो खेत पे तो बाबा ही जाते हैं। खेत खलियान जंगल में कौन रहता है? बाबा रहते हैं। बाकी लोग तो शहर में रहते हैं, हमारे जैसे तो शहर में रहते हैं। तो आपको बाबा डीके याद हो गया। बाबा डीके को कुछ पुरस्कार भी मिले, वो भी याद कर लो। वो महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे व्यक्ति हमारे हैं बीवी कारंत। कौन है? बीवी कारंत। अब कुछ लोग तो बोलेंगे कि ये कौन उठाला है? अरे भाई, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बता रहा हूं, हमें अभी तक किताब में नहीं छापा जाता था, इसका मतलब ये नहीं है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। सुनो, मध्य प्रदेश का जो भारत भवन है उसके पहले निर्देशक रहे हैं कौन? भारत भवन कला के लिए जाना जाता है, और उसके प्रथम निर्देशक रहे हैं बीवी कारंत। कर्नाटक में जन्मे। कहां जन्मे? कर्नाटक में। तो देखो, कारंत कहां जन्मेगा? कारंत कहां जन्मेगा? कर्नाटक में जन्मेगा। तो याद रह जाएगा, कर्नाटक के थे। भारत भवन 1982 में बना, उसके पहले निर्देशक रहे, ये भी याद रख लेना। बीवी कारंत का पूरा नाम बाबू कोडी वेंकट रमन कारंत था। अब क्योंकि कर्नाटक के व्यक्ति है ना, तो कन्नड़ भाषा में नाम ऐसे ही होते हैं। बाबू कोडी वेंकट रमन कारंत ये व्यक्ति हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको कुछ पुरस्कार मिले। 1981 में पद्मश्री मिला, 1976 में मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास सम्मान मिला। संगीत नाटक एकेडमी इनको सेम टाइम कालिदास और ये दोनों एक साथ ही मिले थे। और इन्होंने वंश वृक्ष नाम का जो नाटक था वो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला इनको। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए वंश वृक्ष पुरस्कार इनको 1971 में मिला। देखो, ये तीनों याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बहुत खास बात है, आप याद रखेंगे। वंश वृक्ष इनको कब मिला था? वंश वृक्ष इनको जो है वंश वृक्ष 1971 में मिला था। याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं बीवी कारंत की। बीवी कारंत भारत भवन के पहले निर्देशक रहे हैं, ये याद रख लेना, भूलना नहीं, बिल्कुल बहुत काम के व्यक्ति हैं।
अगले व्यक्ति पे आते हैं, नरहरि पटेल। कौन है अगले व्यक्ति? नरहरि पटेल, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, गांव से जुड़े मालवा के व्यक्ति नरहरि पटेल। अब देखो नरहरि, अब यहां लिखा है क्या? नर, नर तो जो है वो सेव खाता है। क्या खाता है? सेव। और सेव कहां मिलती है? रतलाम में। रतलाम के नमकीन फेमस है ना, तो सेव मिलती है रतलाम में। तो नरहरि पटेल का, नर का जन्म कहां हुआ? रतलाम में हुआ। याद रख लेना, जो सेव खाता है, सेव लाना। सेव लाना तो याद लिखा ही है ना, सेव लाना, से लाना लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसको कोड बनाने के लिए से लाना पढ़ रहा हूं। तो रतलाम से सेव लाना, कौन लाना? नर ही तो खाते हैं, नरहरि। मालवा के गीतकार, लोक संगीतकार और लेखक, कला समीक्षक और वरिष्ठ रंगकर्मी और कवि। खूब सारी उपाधियां मिली हुई है। मालवा के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति रहे, रंगकर्मी रहे नरहरि पटेल ने। इंदौर में जन नाट्य संघ नामक संस्था की, ये एक संस्था पूछी जा चुकी है, यवनिका पूछी जा चुकी है। रंग समूह के रूप में इन्होंने यवनिका नाम की संस्था की स्थापना की थी। ये दोनों संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। यवनिका नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? नरहरि पटेल ने की थी। किसने की थी? नरहरि पटेल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरहरि पटेल ने कुछ नाटक भी लिखे, कुछ रचनाएं लिखी हैं। मत रो माता, मालवा की रात, थोड़ी घनी, गुलमोहर धरती और सिपरा के किनारे। याद कैसे करोगे? चलो फटाफट याद करते हैं। तो यहाँ शिप्रा को, ये जो शिप्रा नदी है उसे मालवी भाषा में सिपरा कहा जाता है। जल्दी जल्दी में इसे सिपरा कह दिया जाता है। तो सिपरा के किनारे बैठ करके, सिपरा के किनारे बैठ करके एक माता जो है वो रो रही थी, तो इन्होंने उसको कहा मत रो माता, मत रो माता। दूसरी बात हो गई, सिपरा कहाँ है? मालवा में। धरती पर क्या है? धरती पर है मालवा। मालवा में क्या है? शिप्रा। और शिप्रा के किनारे बैठ रही थी, बैठकर रो रही थी एक माता। तो उन्होंने कहा कि मत रो माता, थोड़ी घनी आफत तो सबको होती है, थोड़ी घनी आफत तो सबको होती है। देखो धरती, धरती पे है मालवा, सबसे सुंदर जगह धरती की मालवा, और मालवा में क्या बहती है? शिप्रा। इस शिप्रा के किनारे बैठकर रो रही थी माता। तो उन्होंने कहा मत रो माता, थोड़ी घनी आफत तो, थोड़ी घनी समस्या तो, थोड़ी बहुत समस्या तो सबको होती है। तो ये थोड़ी घनी भी याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नाटक रंग रचना है। थोड़ी घनी पूछा जा चुका है। थोड़ी घनी किसकी रचना है? नरहरि पटेल की रचना है। मत रो माता किसकी रचना है? नरहरि पटेल की है। मालवा किसकी रचना है? मालवा की रात किसकी रचना है? नरहरि पटेल की। गुलमोहर धरती कैसी है? गोलमोल धरती, गोलमोल धरती को इन्होंने गुलमोहर धरती कह दिया। तो गोलमोल धरती किसकी रचना है? नरहरि पटेल की। और सिपरा के किनारे किसकी रचना है? ये भी नरहरि पटेल की है। तो नरहरि पटेल इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो रंगकर्मी हैं वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स में इनको अभी अभी 2023 में रंगकर्मी के रूप में अवार्ड मिला। आपने एक मूवी सुनी होगी, मूवियां बहुत सारी देखी होगी। आप राजीव वर्मा की बात कर रहे हैं हम। राजीव वर्मा को आपने खूब सारी मूवीज में देखा है। इनका जन्म होशंगाबाद में हुआ। ये व्यक्ति आपको देखकर नजर आ रहे होंगे। सबसे फेमस पिक्चर इन्होंने सलमान खान के साथ बनाई थी। आप कमेंट करके बताना कि राजीव वर्मा का की सबसे फेमस मूवी कौन सी है। गृहनगर इनका भोपाल रहा। होशंगाबाद में जन्मे, गृहनगर भोपाल रहा। राजीव वर्मा 2 दशक से टेलीविजन पर कार्य कर रहे हैं और भारतीय अभिनेता, निर्देशक और वरिष्ठ रंगकर्मी के रूप में अपनी पहचान पूरे भारत में बना चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने दूरदर्शन का जो एक नाटक आता था चुनौती, क्या आता था? चुनौती। राजीव वर्मा ने चुनौती नाम के नाटक से अपना करियर शुरू किया। इस चुनौती में अभिनय पहली बार किया इन्होंने। उसके बाद इनको 2 सम्मान मिले, अभी अभी ताजे ताजे हैं। 2022 में कालिदास सम्मान क्या मिला? कालिदास सम्मान मिला। और 2023 में इनको कला सारथी पुरस्कार मिला। क्या मिला? कला सारथी पुरस्कार। तो करंट अफेयर्स के हिसाब से भी एक बार कला सारथी और एक बार कालिदास, दोनों क हैं। तो राजीव वर्मा को पहला क मिला कालिदास और दूसरा क मिला कला सारथी। 2022 में पहला, 2023 में दूसरा पुरस्कार मिला। अब 2024 में इनको क्या मिला वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजीव वर्मा को 7 मार्च 2024 को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनूप जोशी अर्थात बंटी के को संयुक्त रूप से 2023 का संगीत नाटक पुरस्कार क्या दिया? संगीत नाटक पुरस्कार, संगीत
नाटक पुरस्कार दिया गया है आपको। इनको राजीव वर्मा को, ये द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति, ये राजीव वर्मा, इनको पुरस्कार देते हुए दिखाया जा रहा है। इसीलिए दिखाया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। 2022 कालिदास, 2023 कला संगीत, और 24 क्या हुआ, 24 में आपको याद रखना है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। ये हमें याद रखना है, तीनों के तीनों अवार्ड। राजीव वर्मा भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो व्यक्ति हैं और ज्यादा महत्वपूर्ण, बंशी कोल। बंशी कोल कौन है? कश्मीरी पंडित हैं। एक कहां, श्रीनगर में जन्मे थे। कहां जन्मे थे? आजादी के समय श्रीनगर में, कश्मीर में जन्मे और फिर वहां से मध्य प्रदेश आ गए, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। उन्होंने 1973 में स्टेज क्राफ्ट में विशेषज्ञता के साथ स्नातक किया। स्टेज क्राफ्ट में इनकी जो है स्पेशलिटी थी, ये स्पेशल व्यक्ति हैं, स्टेज क्राफ्ट इनका विशेष है। बंशी कोल ने भोपाल में एक संस्था स्थापित की थी जिसका नाम था रंग विदूषक। क्या नाम था? रंग विदूषक नाम की संस्था की स्थापना किसने की थी? रंग विदूषक नाम की संस्था की स्थापना 1984 में बंशी कोल ने की थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बंशी कोल के 3 नाटक बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं। 3 नाटक कौन कौन से हैं? देखो, बंशी कौन बजाता था? कृष्ण कन्हैया बजाता था। लेकिन वर्तमान में कबीर बजा दो, कबीर से बजवा लो, तो कहन कबीर, क्या नाटक है इनका? कहन कबीर, पहला नाटक इनका हो गया। अब कबीर जो है, आप एग्जाम में जाते हो, जब प्रश्न नहीं आता तो क्या करते हो? तुक्के पे तुक्के लगाते हो। तो अगला इनका नाटक था तुक्के पे तुक्का। ये तुक्के पे तुक्का इन्होंने लगा दिया और ऐसे ही आप क्या बन गए? अफसर बन गए। क्या बन गए? आला अफसर। आला अफसर। ये नाटक जो है, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। बंशी कोल, देखो, कृष्ण भगवान की बंसी सुनते ही मैं तो तक्के पे तुक्के लगा दिया और अफसर बन गया, ऐसे याद रख लो। तो कहन कबीर ये पहला, तुक्के पे तुक्का और आला अफसर, ये तीनों नाटक आपको याद रखने हैं। 2 वर्तमान में बहुत फेमस नाटक इनके प्रचारित हुए, टंटिया मामा, क्योंकि अभी जनजातियों पर बहुत फोकस होने लगा ना, और सौदागर, ये 2 नाटक और याद रख लेना। मैं इन दोनों पे स्टार लगाया हुआ हूं और अलग से लिखा हुआ, इनको अलग रंग से डिकोड किया है। तो हमको 5 नाटक याद रखने हैं, टंटिया मामा, सौदागर, 2 अलग याद रख लो। तुक्के पे तुक्के लगाकर हम अफसर बन गए, कबीर का नाम लेकर या कबीर जैसे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले जो बंशी कोल के बारे में हमें आगे याद रखना है कि संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार इनको 1995 में मिला, पद्मश्री इनको 2014 में मिला, कालिदास सम्मान इनको 2016 में मिला। कहन कबीर के लिए, किसके लिए मिला? कहन कबीर के लिए। आगे बढ़ते हैं। शिखर सम्मान इनको 1999 में मिला। सारे याद मत रखो, केवल ये याद रख लो 2016 में इनको क्या मिला था? कालिदास सम्मान कहन कबीर के लिए। यह प्रसिद्ध रंगकर्मी और नाट्यकर्मी, रंगकर्मी, लेखक, चित्रकार सब कुछ रहे हैं। 2021 में इनका निधन हो गया, तो ताजे ही इनका निधन हुआ, अभी कुछ समय पहले। हो सकता है कि पेपर सेटर के दिमाग में ये फैक्ट पड़ा हुआ हो, पूछ ले आपसे। हमने मध्य प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण, देखो रंगकर्मी तो 100 हो सकते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण रंगकर्मी है सब आपको पढ़ा है। उनको कोड बना बनाकर उनकी रचनाएं या उनके जो नाटक हैं वो भी याद किए। उम्मीद है आप सब लोगों को याद हुआ होगा। अगर याद हुआ हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना। अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट बिल्कुल मत करना, हम इसी से पता लगाएंगे। कमेंट आ रहा है मतलब अच्छा लगा है, कमेंट नहीं आ रहा है मतलब अच्छा नहीं लगा है, तो इससे हम अपना मूल्यांकन कर लेंगे। आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। शेयर करना ना भूलें अपने उन साथियों के लिए जो घबरा रहे हैं, जो टेंशन में हैं, जिनको परेशानी हो रही है, अभी वर्तमान में तकलीफें हैं, बहुत सारी समस्याओं के बाद भी वो संघर्ष कर रहे हैं, उन तक शेयर करिए। थैंक यू सबको, विशेष रूप से धन्यवाद।